स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर 6 का 6.4 का जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ऑस्मोसिस। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा? 6.4 का हमने इम्बिबिशन वाला पार्ट देख लिया। इम्बिबिशन क्या होता है या इम्बाइबिशन आप इसको बोल सकते हो। इसका हमने डिफ्यूजन वाला पार्ट देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑस्मोसिस। इम्बिबिशन मतलब क्या होता है? आपके रूट सेल के ऊपर पहले वाटर ड्रॉपलेट बैठता है, इसको बोलते हैं इम्बिबिशन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद ये आपके रूट का सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल, ये सब कुछ अपने अंदर अलाउ कर लेती है, राइट? तो वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ रहा है। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपका जो ये वाटर प्रेजेंट है, ये जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑस्मोसिस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फोकस है नए टॉपिक पे एंड दैट इज ऑस्मोसिस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि पानी और किशमिश और इसका उसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बट आज थोड़ा डिटेल में और क्विक वे में समझेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस के टाइप्स क्या हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर ये वो फलाना ढिमकाना, व्हाट इज इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन आपको फिजिक्स में भी है और बायो में तो है। ठीक है, so what is actually osmosis? It is a process by which water enters into the cytoplasm of the root hair cell। यानी कि आपका ये जो रूट हेयर है ये आपका साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पहले बाहर था, फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आया। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर आया साइटोप्लाज्म में। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि तीसरा स्टेप ऑफ आवर वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे थे। अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था? व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन? इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। कौन मूव होता है? सॉल्यूट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं और ऑस्मोसिस में कौन ट्रैवल करता है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें कौन ट्रैवल करने वाला है? सॉल्वेंट ट्रैवल करने वाला है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये जो आपका सेल वॉल है दिस इज फ्रीली परमिएबल, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल आप बोल सकते हो। The cytoplasm of root hair cell contains minerals। देखो साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं रूट हेयर सेल की बात कर रही हूँ। ये देखो इसकी बात कर रही हूँ। ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स मिनरल्स, इट कंटेन्स सॉल्ट, इट कंटेन्स फूड, इट कंटेन्स मेनी थिंग्स। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कैसे आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और कैसे आता है वाटर? ऑस्मोसिस की मदद से। ठीक है, so the cytoplasm contains minerals, sugar, etc. and in other words, solution inside the cell is more concentrated than outside the cell। obvious सी बात है, सेल के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट, क्योंकि सेल अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। am I right? so solvent from weaker solution enters into cytoplasm to stronger solution of cell थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या बोला गया है? आपके जहां पे ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखो हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां पर ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स है, ये जो ग्रीन कलरेशन आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स है वहां पर वाटर मूव होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। जैसे अगेन एक रेजिन का एग्जाम्पल लेते हैं, किशमिश का एग्जाम्पल। ये आपकी प्लेट है, इसमें आपने पूरा पानी भर के रखा है और बीच में हमने इसमें रेजिन रख दिया, बीच में सेंटर में हमने इसमें क्या रख दिया? रेजिन रख दिया। तो जो रेजिन है, जो किशमिश है, उसमें पानी कम है पर बाकी के जगह पे पानी ज्यादा है, तो रेजिन अपना मटेरियल बाहर छोड़ेगा या बाहर से पानी अंदर जाएगा? पानी जहां ज्यादा है वहां से, जैसे बादाम आप भिगोने रखते हो, आपने समझे एक प्लेट में बादाम भिगोने रखा,
तो बादाम का मटेरियल पानी में मिक्स होता है या पानी बादाम के अंदर जाता है? ऑब्वियस सी बात है, पानी बादाम के अंदर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां पे पानी ज्यादा है, जहां पे वाटर ज्यादा है, वहां से वो वाटर कहाँ जा रहा है जहां पे वाटर कम है। तो ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, तो जहां पानी ज्यादा था वहां से पानी गया वीक कॉन्सेंट्रेशन के पास जहां पे पानी कम है। अगर मैं इसको ही थोड़ा अलग तरीके से बताऊं, वापिस से बादाम का ही एग्जांपल लेते हैं, किशमिश का एग्जांपल तो सब लोग देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आलमंड, बादाम ओनली। आपने ये प्लेट में जो बादाम रखा है इसके अंदर पानी जाएगा, राइट? तो ये जो अपना बादाम है इसमें सल्यूट ज्यादा है, मतलब इसमें पानी कम है ना, इसमें सल्यूट ज्यादा है और पानी क्या है, कम है। पानी मतलब क्या, सॉल्वेंट। पानी मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। तो बादाम के अंदर पानी कम है, ठीक है। और अगर मैं प्लेट की बात करूं तो प्लेट में पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। अगर मैं प्लेट की बात करूं तो प्लेट में पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। एम आई राइट? तो देखो आपका वाटर कहाँ मूव हो रहा है, प्लेट से बादाम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्लेट से बादाम में। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। आप ऐसा भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ये सल्यूट है ना, देखो प्लेट में बादाम कम है, बादाम है ही नहीं प्लेट में, या फिर बादाम के न्यूट्रिएंट्स जितने बादाम के अंदर है उतने प्लेट में नहीं है ना, प्लेट में तो सिर्फ पानी है। तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। देखो सीधी बात है, पानी बादाम के अंदर जाता है, बादाम पानी में नहीं आता है। बादाम फूट के अपने न्यूट्रिएंट्स पानी में मिक्स नहीं करता है, हमेशा पानी बादाम में जाता है, ठीक है। बादाम जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी के पास सॉल्यूट नहीं है, सो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये पिक्चर काफी क्लियर है। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज ऑल, ये क्या है आपका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है। देखो दिस इज शुगर, सो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। सो देयरफॉर सॉल्वेंट की अगर बात करो तो फ्रॉम वीक सॉल्यूशन इट एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बीच में जो बादाम की लेयर है इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, या सिलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हो। जब रूट हेयर की बात करेंगे तो सिलेक्टिवली आ जाएगा। दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो 100 बात की एक बात, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। डज वाटर एट द इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये देखो प्लांट सेल है ये, तो वाटर अंदर जा रहा है, वाटर क्या हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है इधर पे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के ना 3 टाइप्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन। मतलब पानी अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, इसके बेसिस पे 3 टाइप के ऑस्मोसिस हमको बताए गए हैं, या 3 टाइप के सोल्यूशन बताए गए हैं जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिविजन हो रहा है। पहला होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। पहला क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब क्या होता है, लो, हाइपर मतलब क्या होता है, हाई, ठीक है। तो ये देखो ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर वाटर कम है और बाहर ज्यादा वाटर है। तो अंदर वाटर कम है मतलब क्या है, सल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब अंदर फूड ज्यादा है, पानी कम है। तो जहां पर सल्यूट ज्यादा होता है और पानी कम होता है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और वीक सॉल्वेंट, मतलब इधर पानी कम रहेगा, सॉल्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। हैविंग हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब समझो आपने एक चम्मच भर के शक्कर लिया और सिर्फ 2 ड्रॉप पानी लिया, तो शक्कर ज्यादा है पानी कम है, मतलब सल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। तो सल्यूट अगर ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर वही मैं 1 ग्लास पानी में सिर्फ 2 दाना शक्कर डालू तो ये तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और सल्यूट बहुत कम हो जाएगा। ऐसा सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा और सल्यूट एकदम कम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइपो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा।
पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सल्यूट के बारे में। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सल्यूट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 चम्मच शक्कर ले रहे हैं। 1 चम्मच हमने शक्कर ली, उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप पानी डाला, तो पानी कम है, सल्यूट ज्यादा है, इसीलिए इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। इसमें हमने क्या किया? 1 ग्लास भर के पानी लिया और इसमें सिर्फ 2 दाने शक्कर के डाले, तो शक्कर कम हो गई, तो हाइपो, इसको बोलेंगे हाइपो, इसको बोलेंगे हाइपर। ठीक है। और अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट लेते हो, 1 चम्मच मतलब जितना सॉल्ट है उतना वाटर, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। मतलब इसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होता है। इट इज हैविंग सच अ कॉन्सेंट्रेशन वेयर देयर इज नाइदर गेन नो लॉस ऑफ वाटर इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम। मतलब इधर देखो, जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी वापस एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब पूरा बैलेंस बना हुआ है, तो लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। ओके, अब आगे क्या बताया है? ऑस्मोसिस के भी और 2 टाइप्स बताए हैं। ये तो सोल्यूशन के 3 टाइप्स थे। ये किसके 3 टाइप्स थे? सोल्यूशन के, जो पानी आप बनाते हो उसके। ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स कौन से होते हैं? एक एक्स ऑस्मोसिस, एक एंड ऑस्मोसिस। एक्स मतलब बाहर, एंड END मतलब अंदर। तो देखो, इट इज द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेल आउटसाइड, इट कॉजेज फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल। ये देखो, एक्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इज द माइग्रेशन ऑफ सेल सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। आपने किशमिश लिया, ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स को नमक के पानी में मिला दिया, तो आप बोलोगे मैम अगर ग्रेप्स को पानी में डाल रहे हैं तो ग्रेप्स और फूगने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप उसको प्योर वाटर में नहीं डाल रहे हो, आप उसको सॉल्ट वाटर में डाल रहे हो। सॉल्ट क्या करता है? इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सॉल्ट उल्टा क्या करेगा? ग्रेप्स के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की बजाय ग्रेप्स का जितना भी मॉइस्चर है सब एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रेप्स पूरे चपटे हो जाएंगे। तो चपटे ग्रेप्स को बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं? फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सपाट, एकदम चपटे हो जाना। ठीक है। श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है। तो एक्स ऑस्मोसिस मतलब जब पानी सेल के बाहर आता है, ग्रेप्स के बाहर आ गया पानी, इसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज एंड ऑस्मोसिस? पानी एब्जॉर्ब करना। तो आपने अगर ड्राई ग्रेप्स को पानी में डाला, ये देखो रेजिन्स को, अंगूर को सुखा के ही आपके किशमिश बनते हैं ना, तो अगर आपने ड्राई रेजिन्स को पानी में डाला तो वो फिर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी इस केस में क्या हो रहा है? पानी ग्रेप्स के अंदर यानी किशमिश के अंदर जा रहा है। सो इट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। एंड मतलब अंदर जाना, एक्स मतलब बाहर आना। तो एंड ऑस्मोसिस मतलब क्या? माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। पानी सेल के अंदर जा रहा है। इट कॉजेज टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है? आपके सेल फूक जाएंगे। फ्लैसिड मतलब चपटे हो जाएंगे, टर्जिड मतलब फूक जाएंगे। फ्लैसिड मतलब चपटे हो जाएंगे, टर्जिड मतलब फूल जाएंगे। ठीक है। दैट इज साइटोप्लाज्म बिकम्स टर्जिड। तो देखो इधर पे ये चपटा हुआ मुनक्का था, इसमें पानी गया तो ये फूक गया, इट बिकम टर्जिड। Turgidity increases the turgor pressure of the cell. Now what is turgor pressure? Let me show it to you quickly with the help of a diagram. Turgor pressure क्या होता है? ध्यान से देखना यहाँ पे। हाँ देखो क्या होता है टर्गर प्रेशर। ये आपका सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वाटर। वाटर कहाँ आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है वाटर? साइटोप्लाज्म में, राइट। अब इतना सारा पानी भर गया है साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है ये साइटोप्लाज्म? बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, अंदर से आप खाना ज्यादा खा लेते हो तो ऐसा लगता है पेट फट जाएगा, तो अंदर से जो प्रेशर आता है बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म से प्रेशर आता है वॉल की तरफ, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। यानी अपना सेल टर्जिड हो रहा है। टर्जिड हो रहा है यानी फूग रहा है, यानी अंदर से प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा करोगे आप तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा है। साइटोप्लाज्म का प्रेशर वॉल की तरफ आ रहा है, साइटोप्लाज्म का प्रेशर वॉल की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर यानी टर्जिड हो जाना, फूक जाना। ठीक है। तो टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड। एक्सर्ट करना मतलब अप्लाई करना। तो टर्गर प्रेशर कौन देता है? टर्जिड सेल, जो सेल फूक जाता है। तो टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल। सॅप, सॅप म्हणजे साइटोप्लाज्म, सॅप म्हणजे काय? साइटोप्लाज्म। तो टर्गर प्रेशर कौन दे रहा है? टर्जिड सेल का साइटोप्लाज्म। किसको दे रहा है ये प्रेशर? सेल मेम्ब्रेन को।
देखो ये प्रेशर किधर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पे जा रहा है, ये ऑरेंज वाली लेयर पे। व्हाट इज दिस ऑरेंज लेयर? इट इज सेल मेम्ब्रेन। सो द साइटोप्लाज्म, ये अंदर सेल सैप है, इसको ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। सो द सेल सैप अप्लाइज प्रेशर टू द सेल मेम्ब्रेन, ओके, एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को धक्का लगेगा तो सेल वॉल को भी धक्का लगेगा, आपका पेट फूगेगा तो आपकी शर्ट की बटन भी टूट जाएगी ना। सो आपके पेट पे प्रेशर आया और फिर पेट से शर्ट पे प्रेशर आया, सो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर आया, सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल पे प्रेशर आया, ठीक है। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, समझो आपका सेल जितना उसके अंदर कैपेसिटी था उसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसका डीपीडी 0 हो जाता है। व्हाट इज डीपीडी? आपके सेल को कितनी प्यास लगी है उस प्रेशर को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब आप समझो आप गर्मी में रेस करके आ रहे हो, भाग के आ रहे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, आप 1 बॉटल पानी गटगट करके पी जाओगे, 2 बॉटल पानी गटगट करके पी जाओगे, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब आपको कितना प्यास लगा है, एक्चुअली इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर। आप कितना पानी पी सकते हो, समझो आप रेस में से भाग के आए, आपने 4 बॉटल पानी पी लिया, अब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा और करके आप 4.5 बॉटल पी लोगे, पर उसके बाद 1 ड्रॉप पानी की भी आपके अंदर जगह नहीं रहेगी, तो अब आपका प्यास खत्म हो गया, तो उसको बोलेंगे डीपीडी क्या हो गया? 0 हो गया। डीपीडी अपने कल के सेक्शन में पढ़ा था। व्हाट इज डीपीडी? इधर देखो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी सक्शन प्रेशर। मतलब इट इज एक्चुअली द थर्स्ट ऑफ द सेल, आपको कितनी प्यास लगी है उसको बोलते हैं डीपीडी, ओके। सो अगर आपका सेल पूरा फूक चुका है, अब उसके अंदर पानी पीने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसका डीपीडी क्या हो गया? 0 हो गया। यह वैल्यू सीईटी नीट में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सेल वॉल बीइंग थिक एंड रिजिड, इट एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर ऑन द सेल सैप। देखो आपका ये जो सेल है, जब अंदर से प्रेशर आता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो बदले में सेल वॉल क्या है? बहुत मोटा है, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है। किससे बना है सेल वॉल? सेल्यूलोज से। तो जब हम अंदर से प्रेशर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो बाहर से सेल वॉल अंदर की तरफ प्रेशर देता है, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ये देखो, ये टर्गर प्रेशर है, लुक हियर एवरीबॉडी, दिस इज द टर्गर प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ आता है, एंड दिस इज द वॉल प्रेशर जो बाहर से अंदर की तरफ आता है। मतलब अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा है तो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर जा रहा है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। तो इसके वजह से सेल का एक फिक्स शेप हो जाता है, ना वो पचक सकता है ना वो ज्यादा फूक सकता है, मतलब सेल कभी फटेगा नहीं, क्योंकि बाहर से वॉल अंदर धक्का देती है और अंदर से साइटोप्लाज्म बाहर धक्का देता है, तो सेल एक स्पेसिफिक शेप पकड़ लेता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, जो सेल वॉल से अंदर की तरफ धक्का आता है। ये देखो आपकी सेल वॉल से अंदर की तरफ जो धक्का जा रहा है, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, जो सेल बहुत ज्यादा पानी पी चुका है, उस सेल का टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि अंदर से जितना धक्का बाहर आ रहा है उतना ही बाहर से अंदर आ रहा है, तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है। सो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, बट दे ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन। टर्गर प्रेशर अंदर से आ रहा है और वॉल प्रेशर बाहर से आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बट प्रेशर दोनों का सेम है, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन में सल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है। सल्यूट मॉलिक्यूल इट ट्रैवल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल्स फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई। इधर देखो, इधर सोल्यूट कम है, इधर हाई सोल्यूट है, तो जहां पे सोल्यूट ज्यादा रहेगा वहां पे आपका पानी जाता है, जहां पे सोल्यूट ज्यादा रहेगा वहां सॉल्वेंट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। 4-5 बार सेम चीज रीड करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको समझ जाएगा, इतने सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने यूज किए। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो आपको टर्गर प्रेशर समझा है, क्या होता है टर्गर प्रेशर? जो अंदर से बाहर की तरफ आता है, साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन की तरफ। वॉल प्रेशर क्या होता है? जो वॉल से अंदर की तरफ आता है। दिस इज टर्गर प्रेशर, दिस इज वॉल प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। म्हणजे काय? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन
so as to stop the entry of solvent molecules into the cell. सिंपल भाषा में अगर बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट, इधर ई आएगा, it is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent flow of solvent across a semi permeable membrane. मतलब क्या बोला गया है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सेल पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है. तो वो क्यों बंद करता है, क्योंकि उसके बाहर के जो वॉल में जो होल्स होते हैं वो खुद को क्लोज कर लेते हैं. तो जब आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हो तो उस वो जिस प्रेशर की वजह से होता है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब एक लिमिटेड पीरियड के बाद एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है. तो मतलब अभी प्यास बुझ गई, अभी और पानी पीने की कैपेसिटी नहीं है. क्यों नहीं पी सकते पानी, क्योंकि ऑलरेडी पेट भर गया है. मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से अपना सेल टर्जिड हो गया है, मोटा हो गया है. ठीक है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर. अभी अपन ने देखा ना, अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ आता है दिस इज टर्गर प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर अंदर की तरफ जाता है दैट इज वॉल प्रेशर. और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है. तो मैं टर्गर प्रेशर की जगह वॉल प्रेशर लिख सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं एक चपटे सेल की बात करूँ, फ्लैसिड सेल, जो सेल चपट गया है, तो इसमें क्या होगा, इसको तो बहुत प्यास लगेगी, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब इसको प्यास बहुत लगी है, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर. और पानी दो और पानी दो, और ये सेल पूरा चपटा है तो इसका टर्गर प्रेशर 0 रहेगा. टर्गर मतलब क्या होता है, फूगा हुआ सेल. ये तो चपटा है ना, तो अंदर से तो इसका कोई प्रेशर आएगा ही नहीं. टर्गर प्रेशर कब होता है, जब आपका सेल चपटा था, इसने पानी एब्जॉर्ब किया तो ये फूग गया. फूगने की वजह से अंदर से इसका प्रेशर आ रहा है बाहर सेल मेम्ब्रेन के पास, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर. बट अगर सेल फूगा ही नहीं है तो टर्गर प्रेशर आएगा ही नहीं ना. यस, आपको अगर भूख लगी, आपने पानी पिया ही नहीं है, तो आपका पेट अंदर की तरफ ऐसे ऐसे एकदम छोटा हो जाएगा, बाहर थोड़ी फूगेगा. आप भूखे हो तो पेट अंदर जाएगा, पेट भर जाता है तो पेट बाहर आता है. तो जब आप भूखे हो, फ्लैसिड होना मतलब चपटे होना, भूखे होना, तभी आपका टर्गर प्रेशर 0 होता है, क्योंकि बाहर की तरफ पेट नहीं आता. ठीक है, टर्जिड सेल यानी अब आपका पेट भर गया, अब आप टनाटन हो गया. तो टर्जिड सेल में क्या होगा, पूरा पेट भरा हुआ है, मतलब पूरा पानी जितना पी सकते थे आपने पी लिया है. तो अब और प्यास लगी है क्या, नहीं. तो डीपीडी क्या हो जाएगा, 0. डीपीडी मतलब कितना प्यास लगा है. ठीक है, बेसिकली डीपीडी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दे दो पानी दे दो. ठीक है, डीपीडी दे दो पानी दे दो, यानी प्यास लगी है. अगर पानी पी लिया तो डीपीडी 0 हो जाएगा. सो आपने तो पानी पी लिया ना, तो अब आपका डीपीडी क्या हो गया, 0. मतलब जितना सेल पानी पी सकता था उसने पी लिया, अब पानी एब्जॉर्ब होना स्टॉप हो जाएगा. तो टीपी इज इक्वल्स टू ओपी. ठीक है, so this is a very basic difference between osmotic pressure, turgor pressure, wall pressure and DPD. इसमें से सिंपल चीजें ये याद रखो. ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, पानी बाहर से अंदर जाता है. टर्गर प्रेशर में क्या होता है, द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर. सेल पानी पिएगा तो मोटा हो जाएगा. वॉल प्रेशर में क्या होता है, बाहर से प्रेशर आता है अंदर की तरफ ताकि सेल फट ना जाए. और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में क्या होता है, आपके सेल को जितना प्यास लगेगी सेल उतना पानी पिएगा. और वो किसके वजह से होता है, दे दो पानी दे दो, डीपीडी. ठीक है, दे दो पानी दे दो यानी प्यास लगी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. डू यू नो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्गर प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, इट कीप्स द सेल्स एंड ऑर्गेनल्स स्ट्रेच्ड. अंदर से जब प्रेशर आता है तो सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पकड़ के रखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पकड़ के रखता है, गोल्जी अपैरेटस अपनी जगह पकड़ के रखता है, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है. ठीक है, तो सारे ऑर्गेनल्स अपनी अपनी जगह पकड़ के रखते हैं. टर्गर प्रेशर की वजह से सेल को सपोर्ट मिलता है. उसका स्ट्रक्चर जो नॉन वुडी पार्ट है, जो वीक वाला पार्ट है, वो भी अच्छे से प्रॉपर एक जगह पे रहेगा. इट इज एसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट ड्यूरिंग ग्रोथ. जब ग्रोथ होगी तो सेल को बड़ा करने में टर्गर प्रेशर हेल्प करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेच करता है सेल को. इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स. फैसिलिटेट करना मतलब प्रोवाइड करना, देना. तो इट ऑल्सो गिव्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा. तो टर्गर प्रेशर रहेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, स्टोमाटा इजिली क्लोज और ओपन होता है. ओके, ऑस्मोसिस का इंपॉर्टंट आहे बरं सांगा. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ऑस्मोसिस नहीं होगा तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. इनटू रूट विच मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल. पानी पियोगे तो फूगोगे ना, तो पानी पीने के लिए ऑस्मोसिस जरूरी है. इट ऑल्सो गिव्स सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर.
एक सेल से दूसरे सेल के पास वाटर ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। समझो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो दोनों के बीच का ये जो ब्रिज है इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो इधर से इधर पानी ट्रांसफर होता है। इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू ड्राउट, मतलब आप ये आपके सेल को कभी ड्राई नहीं होने देगा, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से पानी हमेशा एब्जॉर्ब होता है। सेल को कभी जमने नहीं देगा, फ्रॉस्ट मतलब फ्रीज नहीं होने देगा। ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रूपिंग ऑफ लीवलेट्स। अगर पानी नहीं मिला तो प्लांट के पत्ते मुरझा जाते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ड्रूप हो जाना। जैसे हमको प्यास लगती है तो हम गर्मी में एकदम ऐसे हो जाते हैं, तो पत्ते भी एकदम मुरझा जाते हैं, तो ये मुरझाने नहीं देता। ड्रूपिंग मीन्स ड्राइंग ऑफ लीव्स, so it will help in also helps in drooping of leaflets and leaves in vicinity of touch me not plant. ऑस्मोसिस की वजह से टच मी नॉट प्लांट भी पानी अब्सॉर्ब करता है और अपने हिसाब से वो क्लोजर ओपन होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या होता है? इसमें वाटर नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसमें हमको कुछ चैनल प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है, लाइक दिस। ये आपका नॉर्मल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें पार्टिकल्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं आउटसाइड टू इनसाइड। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसमें समझो अगर ये आपका लिपिड मेम्ब्रेन है, तो आपको भी पता है वाटर और लिपिड दोनों साथ में नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट भागते हैं, करेक्ट? तो ऐसे केस में बीच बीच में स्पेशल चैनल प्रोटीन्स होते हैं, 11वीं में पढ़ा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये चैनल प्रोटीन्स क्या करेंगे? जो मॉलिक्यूल लिपिड से दोस्ती नहीं कर सकता वो इस चैनल प्रोटीन से दोस्ती करता है और इधर से अंदर आ जाता है, क्योंकि वाटर ऑयल से दूर भागता है ना, तो ये चैनल प्रोटीन उस वाटर को अंदर जाने का रास्ता देती है। तो ये प्रोटीन के वजह से आपका ये ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ, तो इसकी हेल्प से आपने मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर किए। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द पैसिव एब्जॉर्प्शन of solute when mediated by a carrier is called facilitated। इधर पे हम कोई एटीपी वगैरह यूज नहीं कर रहे, धक्का मार के पानी नहीं डाल रहे, सिर्फ प्रोटीन की मदद से हम पानी दे रहे हैं। तो इधर पे हमने कोई एटीपी यूज नहीं किया, सो ये पैसिव ही है। ठीक है, बस इसमें हमने प्रोटीन की हेल्प ली जो पहले से प्रेजेंट थी। पार्टिकल्स दैट आर लिपिड सॉल्युबल। देखो जो पार्टिकल्स लिपिड सॉल्युबल है, जो लिपिड से दोस्ती कर लेते हैं, वो आसानी से अंदर आ जाते हैं, लेकिन जिनकी दोस्ती लिपिड से नहीं होती है उनका क्या? तो जो पार्टिकल्स लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बट पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोफोलिक सॉल्यूट हैज टू बी फैसिलिटेटेड बिकॉज देयर डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट। तो हाइड्रोफोबिक आएगा इधर, द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक। हाँ बराबर, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड से दूर भागते हैं, लिपिड से फ्रेंडशिप नहीं करते क्योंकि ऑयल और वाटर साथ में नहीं रह सकता। तो ऐसे केस में हमको स्पेशल प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसा हेल्प करते हैं, दे प्रोवाइड साइट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? इन प्रोटीन्स का नाम है एक्वापोरिन। पोरिन मतलब खड्डा। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? ऐसे खड्डा रहता है जिधर से आपके वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाते हैं, एंड दे आर आयन चैनल्स। या देखो आयन चैनल्स आयंस को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। These proteins help in moving substances across the membrane, बाहर से अंदर प्रोटीन की मदद से। ठीक है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये विदाउट एटीपी, इसीलिए इसको क्या बोला है? पैसिव प्रोसेस बोला है। क्या बोला है? पैसिव। अगर हम इधर एटीपी यूज करते तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्टिव। ठीक है, concentration gradient must be present for the molecules to be diffused through facilitated diffusion। मतलब क्या बोला है? बाहर ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, अंदर कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। अगर ऐसा होगा तो ही आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। बस के अंदर समझो ये बस है, ये बस के अंदर है और ये बस के बाहर है। अगर बस के अंदर कम लोग हैं तो आपको बिना धक्का धुक्की के चढ़ने मिलेगा, बट अगर अंदर ज्यादा लोग हैं तो धक्का देके अंदर आना पड़ेगा, तो वैसे में फिर एनर्जी लगेगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती है, इसीलिए हमेशा याद रखो अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे तो ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, नहीं तो फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा और उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो, सो आई होप आपको आज का सेशन पढ़ने में मजा आया होगा, आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
क्योंकि इन 3 टॉपिक्स में से कंपल्सरी एक क्वेश्चन नीट, एक सीईटी और बोर्ड्स में आते ही आते हैं, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इफ यू लाइक इट तो अच्छी बात है, और इसको 1-2 बार देखो तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर लाइफ ब्लॉगिंग चैनल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अभी तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हो एग्जाम को लेकर तो फिर भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो आलसपना बंद करो, फेस्टिवल्स अगले साल भी आएंगे, आप अगले साल अच्छे से सेलिब्रेट करने ला, पर अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम। अगर अभी नहीं जागे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आपका सिर्फ एक हेल्प चाहिए, दैट यू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी फ्रेंड्स पॉसिबल, ताकि उन तक भी क्वालिटी फ्री एजुकेशन पहुंच सके। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, सो दैट यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। इफ यू लाइक अवर हार्ड वर्क एंड इफ यू लाइक द क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड, तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फेस्टिवल्स भी साइड बाय साइड एंजॉय करो, बट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू।